गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय आय का वर्ताकार प्रवाह। आज का हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में टॉपिक है राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है। जैसा कि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा किसके समान होता है? एक व्यवसाय लेखा के समान ही होता है, जो कि दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित आंकड़ों के व्यवस्थित लेखे अथवा विवरण को ही राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। जैसे कि मान लो भारत की राष्ट्रीय आय के कृषि, उद्योग, बैंकिंग, निर्माण, सेवा आदि क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन से संबंधित आंकड़े तथा राष्ट्रीय आय के मजदूरी, लाभ, ब्याज, लगान के रूप में वितरण से संबंधित आंकड़े तथा राष्ट्रीय आय के निजी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय तथा आयात के रूप में किए गए व्यय से संबंधित आंकड़ों के विवरण को राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाएगा। तो ये था राष्ट्रीय आय लेखा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को एक लेखा वर्ष में उसकी कुल आय तथा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य द्वारा मापने का प्रयत्न ही क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित और संकलित किया जाता है कि लेखों के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को समझा जा सके। और राष्ट्रीय आय लेखा विधि भी किस पर डिपेंड है? वही व्यापारिक लेखा विधि के अनुसार दोहरी अंकन विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अब दोहरी अंकन विधि क्या होती है? जिसमें प्रत्येक लेन देन या सौदों के कितने पहलू होते हैं? दो। एक पहलू लेन का और दूसरा देन का, मीन्स प्राप्ति और भुगतान। अब जो सौदे करने वाला प्रत्येक पक्ष वो क्या कहलाएगा? लेनदार या प्राप्तकर्ता, तथा देनदार या भुगतानकर्ता दोनों ही होता है। अतएव प्रत्येक सौदे को खाते के दोनों तरफ अर्थात भुगतान तथा प्राप्ति की ओर लिखा जाता है। तो ये था राष्ट्रीय आय लेखांकन। अब राष्ट्रीय आय लेखांकन की क्या विशेषताएं होती है? इसमें फर्स्ट है सौदों का विभाजन। जिसे सौदों का विभाजन किन में किया जाता है? उत्पादक तथा अनुत्पादक क्रियाओं में विभाजन किया जाता है। अब जैसे उत्पादक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है? अब उत्पादक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से है। इन क्रियाओं का वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में योगदान होता है और इन क्रियाओं के दो प्रवाह होते हैं, एक मौद्रिक प्रवाह और दूसरा वास्तविक प्रवाह, जैसा कि हमने राष्ट्रीय आय के वर्ताकार प्रवाह में अध्ययन किया था। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हम, मान लो आपके स्कूल की कैंटीन वाला आपको चाय और नमकीन की बिक्री करता है, तो वो तो क्या हो गया? वास्तविक प्रवाह। लेकिन इसके बदले में आप उसे क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं, रुपए देते हैं, तो ये क्या हो गया? मौद्रिक प्रवाह। तो राष्ट्रीय आय में उत्पादक सौदों को शामिल किया जाता है। सेकंड है अनुत्पादक सौदे, अनुत्पादक क्रियाएं। अनुत्पादक सौदे वे क्रियाएं हैं जिनका वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता। इनके द्वारा केवल पहले से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। जैसे मान लो आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की प्राप्ति होती है, तो ये क्या है? राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक सौदे हैं और जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड है क्रियाओं का विभाजन। उत्पादक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र। नेक्स्ट है दोहरी अंकन विधि। विभिन्न क्षेत्रों के लिए दोहरी अंकन विधि के आधार पर ही लेखे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है लेखा संबंधों की स्थापना। लेखों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेखा संबंधों की स्थापना की जाती है। परस्पर संबंधों का विश्लेषण। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों के आधार पर जो परस्पर संबंध पाया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है।
नेक्स्ट सांख्यिकी विवरण। विभिन्न क्षेत्रों के लेखों के आधार पर समस्त अर्थव्यवस्था के लिए विस्तृत सांख्यिकी विवरण तैयार किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रीय आय लेखांकन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना। अब राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना में अर्थव्यवस्था की 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है, जिन्हें उत्पादन, उपभोग, बचत एवं पूंजी, निवेश, सरकारी लेन देन तथा शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जैसा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पादन लेखा, उपभोग लेखा, सरकारी लेखा, पूंजी लेखा तथा विदेशी खाता। अब सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन लेखा। अब हम इसमें किस किस को शामिल करेंगे? उत्पादन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये क्षेत्र उत्पादन के साधनों की सेवाएं किराए पर लेता है तथा उसकी सहायता से क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा उनकी बिक्री करता है। उत्पादक क्षेत्र लेखे में उत्पादक क्षेत्र द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों का, पूंजी क्षेत्र को बचत का भुगतान तथा परिवार क्षेत्र को साधनों की कीमत तथा परिवार को की गई वस्तुओं की बिक्री, सरकार को की गई वस्तुओं की बिक्री, सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा शुद्ध निर्यात से प्राप्त आय शामिल की जाती है। ये सभी भुगतान तथा प्राप्तियां बराबर होती है। नेक्स्ट है उपभोग लेखा, जिसे हम पारिवारिक क्षेत्र लेखा भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जो उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यम की सेवाएं बेचता है, कौन? उपभोग क्षेत्र या परिवार क्षेत्र लेखा। इसके फलस्वरूप उन्हें क्या मिलता है? लगान, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ के रूप में उन्हें जो आय प्राप्त होती है, उसका प्रयोग करके ये क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से क्या खरीदता है? वस्तुएं और सेवाएं। तो परिवार क्षेत्र लेखे में या उपभोग लेखे में परिवार क्षेत्र के द्वारा उत्पादक क्षेत्र को वस्तुओं की कीमत, सरकार को प्रत्यक्ष कर, पूंजी क्षेत्र को बचत का भुगतान तथा उत्पादक क्षेत्र से साधन आय और सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान के रूप में प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। किसमें? उपभोग लेखा में। नेक्स्ट सरकारी लेखा। अब हम सरकारी लेखा में किसको इंक्लूड करेंगे? सरकारी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सरकार द्वारा किए गए क्रय और विक्रय को शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र उपभोग तथा उत्पादन दोनों प्रकार के कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था के सामूहिक उपभोग के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा आदि प्रदान करने के लिए साधनों की सेवाओं को खरीदता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्पादक क्षेत्र। परंतु जब सरकार उत्पादक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है और जब सामूहिक वस्तुओं तथा सेवाओं का सामूहिक उपभोग किया जाता है, तो ये उपभोग क्षेत्र कहलाता है। तो सरकारी क्षेत्र लेखे में उत्पादक क्षेत्र को वस्तुओं की कीमत, परिवार क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान, पूंजी क्षेत्र को बचत का भुगतान तथा परिवार और उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त करों के रूप में आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी खाता। इसके अंतर्गत पूंजी क्षेत्र क्या होता है? पूंजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी क्षेत्रों से प्राप्त बचत तथा सभी क्षेत्रों में किए गए निवेशों को शामिल किया जाता है। तो पूंजी क्षेत्र लेखे में परिवार, उत्पादक तथा सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं तथा घरेलू निवेश और विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है पूंजी खाता में। लास्ट है विदेशी खाता या फिर शेष विश्व क्षेत्र खाता। अब ये वह क्षेत्र है जिसमें दूसरे देशों के साथ किए गए सौदों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा विदेशों को किए जाने वाले निर्यात और विदेशों से किए जाने वाले आयात से संबंधित सौदों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना, जिसे हमने पांच भागों में विभाजित किया जाता है। थैंक यू।